सीधा रुख आपको लोकसभा का करेंगे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महिला आरक्षण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनाते हैं आपको। ऐसा दिखाई पड़ा, कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा कि विरोध हमारे दृष्टिकोण की जगह हमारे इंप्लीमेंटेशन के तरीके पर है। परंतु मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विरोध है वो इंप्लीमेंटेशन का नहीं है। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। और मान्यवर, मैं ये बात को जब बोलता हूं तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सदन को इस बात से मैं कन्विंस करूं कि तरीकों का विरोध नहीं है, बिल के तत्व का, महिलाओं के आरक्षण का विरोध है। मान्यवर, ये 3 विधेयकों में अरे धैर्य रखो भैया, धैर्य रखो, अखिलेश जी समझाओ जरा। मान्यवर, ये 3 बिलों में इसका उद्देश्य मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला उद्देश्य है सरकार का और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का कि महिला सशक्तिकरण करने वाले इस संविधान सुधार को समयबद्ध तरीके से लागू कर 29 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराया जाए। इसका दूसरा उद्देश्य है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, इस सिद्धांत हमारे लोकतंत्र की नींव में जो हमारी संविधान सभा ने तय किया था, वो सिद्धांत के स्पिरिट को यहां पर लागू किया गया। मान्यवर, ये पूरे सदन में 543 सदस्य बैठते हैं। किसी की सीट में वोटर्स की संख्या 39 लाख है, किसी की 60,000 और ढेर सारी सीटें ऐसी हैं जो 70 के दशक में फ्रीज हो गए, तब से लेकर आज तक इतनी बड़ी हो गई है कि सांसद अपने मतदाता को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को वो कैसे संभाल पाए। मान्यवर, जो मतदाता है उसकी अपेक्षाएं होती है, उनकी समस्याएं होती है और समस्याओं के निराकरण के लिए वो सांसद के पास भी जाना चाहता है, मिलना भी चाहता है। क्या इस सदन में जो विरोध करते हैं उसमें से कोई मुझे समझा सकता है कि जिस सांसद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 39 लाख वोटर हो, वो किस प्रकार से अपनी सांसद की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा? और इसी विषय को दृष्टिगत रखते हुए हमारे संविधान में समय समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है और परिसीमन के प्रावधान से ही एससी और एसटी जो जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखिए। मान्यवर, संतुलित, समावेशी और व्यवहारिक लोकतांत्रिक ढांचा एक तैयार करना
इसकी जिम्मेदारी संविधान ने सरकार जो अधिकार में होती है उसको दी है। तो अभी ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दी गई है। उनको पसंद नहीं है, मगर ये तो देश की जनता निर्णय करती है। वो वंश परंपरागत नहीं होता है, वो लोग चुनकर देते हैं। संघीय संतुलन बनाने रखना, लोकसभा में जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व आना और राज्यों की शक्तियों के बीच में भी संतुलन बनाना, ये परिसीमन के उद्देश्य संविधान सभा की चर्चा और हमारे संविधान में परिसीमन का जो जिक्र है उसमें कहे। इसके साथ साथ नए भूगोल, प्रशासनिक वास्तविकताओं और शहरीकरण और रोड, रास्ते, रेल से बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और नए जिले, ये सबका संज्ञान परिसीमन में लेना होता है, क्योंकि ये सारी चीजें सांसद को अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए बहुत जरूरी है। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 इसके अंदर ये सारे सिद्धांतों को समाहित किया गया है और उसी के निर्वहन के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ये संवैधानिक सुधार लेकर आई। महिला सशक्तिकरण, समान प्रतिनिधित्व और संतुलित संघीय ढांचे का निर्माण करने की जिम्मेदारी के निर्वहन से ही आए। मान्यवर, कई सारे सदस्यों ने अनेक प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की। उन्होंने ये कहा कि अभी क्यों लाए, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया उसमें जिक्र है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगा। अब ये पूछते हैं तो उस वक्त काफी सदस्यों ने पूछा है कि बिल लाते वक्त आपने ये जिक्र क्यों किया 26 के बाद की जनगणना। मान्यवर, हमने नहीं किया है। 71 में इनकी सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी, तब इसको फ्रीज कर गई थी और वो फ्रीज के कारण हमें इसका जिक्र करना पड़ा। वो फ्रीज की हुई सीटों की संख्या उठाते हैं तभी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसलिए हम लेकर आए। और 71 से अब तक सीटों की संख्या फ्रीज रही और चलते 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 मैं कुछ सीटों का नाम बोलना चाहता हूं। मान्यवर, मलकाजगिरी तेलंगाना 48 लाख संख्या मतदाताओं की, बेंगलुरु उत्तर 29 लाख संख्या, बेंगलुरु दक्षिण 29 लाख संख्या, गाजियाबाद जहां से कभी रक्षा मंत्री जी भी सांसद रहे 28 लाख संख्या, उत्तर पश्चिम दिल्ली 27 लाख संख्या। 127 सीटें ऐसी है मान्यवर जिसमें 20 लाख से ज्यादा वोटर से 20 लाख से ज्यादा। अब मुझे कोई बताए भला, जहां 48 लाख वोटर है वो सांसद कैसे 48 लाख मतदाताओं की अपेक्षाओं के साथ अपने आप को मैच कर, इसकी पूर्ति अरे अखिलेश भाई, एक लेवल की बात चल रही है यार, कहां केंद्रीय विद्यालय कर रहे हो अभी, इसका समय आएगा। मान्यवर, इनकी बात कहने दो तो जरा स्तर मालूम पड़े। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े बता रहे हैं माननीय मंत्री जी, हम केवल ये जानना चाहते हैं किस सेंसस के आधार पर ये जो आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि जो गाजियाबाद का आंकड़ा बताया जा रहा है वो बहुत कम बताया जा रहा है। आज की परिस्थिति में हो सकता है वो दुगना हो। मैं यही कह रहा हूं, ये पुराना है। मैं यही कह रहा हूं
अगर डिलिमिटेशन करने दोगे तो नया आ जाएगा और एक की जगह दो सीटें बन जाएगी। मान्यवर, उनको ये भी पता नहीं है कि वो अपने स्टैंड के पक्ष में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या विपक्ष में दे रहे हैं। मान्यवर, 127 सीटें ऐसी हैं जहां 20 लाख से ज्यादा वोटर। अब इसमें एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य, इस सिद्धांत का पूर्णतया उल्लंघन होता है। कहीं पर तो 45 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है और कहीं पर 6 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है। तो मत का मूल्य जो एक होना चाहिए वो नहीं हुआ है मान्यवर। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि डिलिमिटेशन के लिए ये लोग सहयोग कर दे, हमें भरोसा करें और डिलिमिटेशन करने दे तो ये मूल्य एक समान हो जाए। मान्यवर, मैं इसके इतिहास में भी जाना चाहता हूं। सबसे पहले 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 की और फिर इसको फ्रीज कर दिया। 76 में सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी। अब इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री थी, कानून लाकर रोक लगाई परिसीमन पर। और ये देखिए साहब कितने शक्तिशाली है, विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाहते हैं। मगर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। मान्यवर, 2001 में 84वां संशोधन हुआ और 2026 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। तो ये जो कह रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 2026 कहां से आया, तो वो बताता हूं एक सेकंड। मान्यवर, ये कह रहे वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी बड़े विद्वान पुरुष थे, ये इनको जानते थे, तो इन्होंने प्रयास ही नहीं किया, बेचारे ने आगे बढ़ा दिया इंदिरा जी का। मगर हम तो समझते थे कि आप हमें सपोर्ट करोगे, तो हम तो बिल लेकर आ गए, अब आप गिराना चाहते हो भाई। तो वाजपेयी जी ये बात की कल्पना कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी को हम लोगों से वाजपेयी जी बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि 19 महीना जेल में रहे थे मान्यवर, वो बहुत अच्छे से पहचानते थे। और 84वां संशोधन इसने 26 तक फ्रीज कर दिया और 50 वर्षों तक 1976 से लेकर 2026 तक क्या रिकॉर्ड से हटाना है? प्लीज अध्यक्ष जी, प्लीज, अरे बैठ जाओ मैं बता देता। तय करने दो, आप मत करें, प्लीज बैठिए। मैं इनकी इज्जत करते हुए इसका सम्मान करता हूं माननीय अध्यक्ष जी। अभी से लेकर अंत तक अगर फ्लो के कारण कोई असंसदीय शब्द निकल जाता है तो आप स्वयं इसको हटा देना, इनको बोलने का मौका मत देना। मान्यवर, 50 वर्षों तक 1976 से लेकर 2026 तक देश की जनता को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 26 में ये सीमा समाप्त हुई।
अब 26 में सीमा समाप्त होने के बाद अगर डिलिमिटेशन करते हैं तो डिलिमिटेशन 29 के पहले समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि परिसीमन आयोग का एक नियम है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर पब्लिक हियरिंग देना होता है। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी का पब्लिक हियरिंग 26 के मध्य से लेकर 29 तक हो नहीं सकता और 27 तक जनगणना के आंकड़े नहीं आ सकते। तो स्वाभाविक है अगर हम 29 का चुनाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्पिरिट के साथ कराना चाहते हैं, इस देश के 50% मतदाताओं को इस महान सदन में 33% आरक्षण देना चाहते हैं, तो अभी ही ये लाना पड़ेगा। ये जो पूछ रहे थे क्यों अभी आ रहा है, इसके लिए मैं पूरी बात समझा रहा हूं। वैसे मैं मानता हूं ये समझे हुए, मगर मान्यवर कहावत है ना, सोता है उसको जगा सकते हैं, जो जागता ही पड़ा हो उसको कोई उठा नहीं सकता। ये सब समझते हैं मगर एक भ्रांति खड़ी करना चाहते हैं। मान्यवर 76 में इस देश की आबादी थी 54.79 करोड़ और आज 140 करोड़। तो 54.79 करोड़ आबादी में जितने सांसद थे उतने ही 140 करोड़ की आबादी के बाद रखना, ये इनका मानना है। मान्यवर आर्ग्यूमेंट क्या दिए गए कि सबको बोलने का कम मिलेगा, 0 और में मौका नहीं मिलेगा। मान्यवर सरकार का दायित्व है कि सदन के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार सदन के दिनों की संख्या भी बढ़ाएगी। और मान्यवर आप तो बड़े दयालु हो, रात को 12-12 बजे तक सबको 0 ओवर का मौका देते हैं। और एक तीसरा भी तरीका है साहब, तीसरा भी तरीका है कि अभी जो समय राहुल गांधी जी के अप्रोच के कारण जाया जाता है वो राहुल जी भी बंद कर दे तो अपने आप बोलने का सबको टाइम मिल जाएगा। ये विरोध कर स्थगन करा कर जो समय बेकार कर देते हैं, वो अगर वो भी बंद कर दे तो कुछ सरकार बढ़ाएगी, कुछ राहुल जी बढ़ाएंगे और कुछ आप बढ़ा लोगे, तो समय की चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर परिसीमन आयोग वो एक प्रकार से संवैधानिक अधिकार है हर मतदाता को अपना प्रतिनिधित्व समान रूप से प्राप्त करने का, और 120% की वृद्धि होने के बाद ये कभी हो नहीं सकता कि एक समान हो। मैं तमिलनाडु का ही उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर तमिलनाडु में 39 सीटें हैं अभी। अगर डीएमके का मानकर हम इसी 543 सीट में आरक्षण करते हैं तो 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी और 26 सीटें ओपन रहेगी। अगर 2011 की जनगणना के आधार पर करते हैं तो तमिलनाडु की सीटें 6 कम हो जाएगी, परंतु हम वो नहीं कर रहे। हम 50% वृद्धि हर राज्य की कर रहे हैं जिससे किसी का प्रोरेटा नहीं। तो अब क्या होगा, 59% सीटों में 20 सीटें बढ़ेगी और 39 सीटें महिला ओपन रहेगी और 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। मान्यवर अभी कहां समाप्त हुआ है भाई, आप भी राहुल जी की तरह मेरे बोलने का क्रम आप तय करो। नहीं तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं दूंगा ना, इससे भी अच्छी दरखास्त दूंगा, चिंता मत करो। और मान्यवर कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि जनगणना क्यों समय पर नहीं हुई। मान्यवर सबको मालूम है
कि 21 में जनगणना होनी थी और 21 में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, कोविड का संकट आया और कोविड के संकट के कारण जनगणना संभव नहीं हो पाई। कोविड का संकट समाप्त होने के बाद देश को काफी समय लगा इसमें से उभरने में, और जब 24 में जनगणना की शुरुआत हुई तब कुछ दलों ने उचित ही मांग करी कि भाई जाति के आधार पर जनगणना करनी चाहिए। सरकार ने अनेक दलों के साथ चर्चा की, अनेक जाति समूहों के साथ चर्चा की, कई सारे सामाजिक ग्रुपों के साथ चर्चा की, कुछ सरकारों से भी चर्चा करी, राज्य सरकारों से, और बाद में निर्णय करा 25 में कि हम जाति जनगणना कराएंगे। मान्यवर, और ये निर्णय होने के बाद अब जो जनगणना हो रही है उसमें जब व्यक्तियों की गणना होगी तब जाति का कॉलम आने वाला है और जाति की गणना भी होगी, ये सुनिश्चित है। मान्यवर, मैं पहले भी जो जनगणना हुई है कांग्रेस पार्टी के समय में, इसके भी प्रश्नोत्तरी को स्टडी किया हूं। जब बिल्डिंग की जनगणना होती है उस वक्त जाति जनगणना तो ये करते ही नहीं थे, परंतु धर्म भी नहीं पूछा जाता था और कुछ नहीं पूछा जाता था। मगर जब व्यक्ति की जनगणना होती है तब ये सारे सवाल आते हैं, कितना पढ़े लिखे हो, कब जन्म हुआ था, धर्म क्या है। अब ये भी पूछेंगे कि जाति क्या है। इसमें किसी को संशय करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ आपको पहचान कर कैबिनेट प्रस्ताव में जनगणना की जी जाति के साथ होगी वो प्रस्ताव पारित। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन रखने की, पीयूष भाई क्या अपेक्षा रख रहे हो? ये जाति जनगणना की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें उलझाना चाहते हैं। अब पीयूष भाई बेचारे भूले हैं, वो कहते हैं कि जाति जनगणना की घोषणा करे ताली बजाओ। हम कर रहे हैं तो ताली नहीं बजाएंगे। उनको जाति जनगणना से कोई लेन देन नहीं है, उनको यहां बैठने से लेन देन है जो नहीं होने वाला है भैया। अभी मान्यवर, मैं फिर से एक बार 140 करोड़ की जनता के मन में किसी की भी प्रकार का भ्रांति कंफ्यूजन न हो, इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने जाति जनगणना का जो निर्णय किया है वो कैबिनेट प्रस्ताव में 26 की जनगणना जाति के साथ कराने का निर्णय किया है। और मान्यवर, अब ये बिल जब से आया है तब से विपक्ष ने कुछ भ्रांतियां फैलाना शुरू की। सबसे पहली भ्रांति फैलाना शुरू की कि जाति जनगणना को टालने के लिए ये कर रहे हैं। जाति जनगणना को टालने के लिए हम ये संविधान संशोधन लेकर आए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं मान्यवर, 3 माह पहले जाति जनगणना का पूरा टाइम टेबल हम घोषित कर चुके हैं, टालने का सवाल ही नहीं है। जातिवार जनगणना की शुरुआत हो गई है, उसका पहला चरण जो है वो अभी चल रहा है।